चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो पहुंची थी थोड़ी देर पहले। अब वो वहां से निकली है। नई दिल्ली के डीसीपी और एसीपी के साथ वहां पर पहुंचे थे। अब ये जो पुलिस की टीम वहां पहुंची थी वहां से अब निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो घटना वाली जगह को सील करने पहुंची थी। टीम जहां आग लगी थी उस जगह को सील करने के लिए पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जो कमेटी है वो इसकी इस वक्त जांच कर रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, क्या क्या साक्ष्य उन्होंने वहां पर जुटाए हैं और क्या काम करके अब निकले हैं? देखिए, ये हम सभी को मालूम है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जो एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने कल ही जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का दौरा किया था और वहां पर जाकर पूरा जो स्पॉट था उसको देखा था। उसी टीम ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वो जाए और जहां पर आग लगी थी, यानी कि जिस स्टोर रूम में आग लगी थी, उस स्टोर रूम को जाकर सील करे। तो अब से करीब 2 घंटे पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची, जिसमें नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिला थे, एसीपी थे, इंस्पेक्टर थे, बाकी अधिकारी थे। और ये लोग जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करीब 2 घंटे पहले पहुंचे और वहां पर जाकर जो स्टोर रूम है और उसके आसपास का एरिया है वो पूरा सील कर दिया है। और जो ये सीलिंग हुई है इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी हुई है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सबूतों के साथ में कोई छेड़खानी ना होने पाए, क्योंकि अभी इस मामले की जो जांच है वो लगातार जारी है। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में जो सबूत है उनके साथ छेड़खानी हो, इसीलिए पूरा जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है। साथ में जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनसे जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसने कहा था कि वो अपने मोबाइल के चैट या कोई जो मैसेज वगैरह है, कोई कॉल डिटेल्स है, उनको डिलीट ना करें, वो अपने पास रखें, क्योंकि अभी उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो उसी कमेटी के कहने पर दिल्ली पुलिस की टीम तुगलक क्रिसेंट रोड पर जो 30 नंबर कोठी है जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा रहते हैं वहां पर गई थी और 2 घंटे तक टीम वहां पर रही। 2 घंटे तक जो सील करने की कार्रवाई है स्पॉट की वो की और तब पूरी सीलिंग की वीडियोग्राफी भी हुई है, जिससे कि आगे सबूतों के साथ में कोई छेड़खानी ना हो। तो लगातार इस मामले को लेकर जांच जारी है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो लगातार जांच कर रही है और इस केस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो दिल्ली फायर चीफ के अधिकारी हो या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो या जो लोग मौके पर थे, पुलिसकर्मी 14 मार्च की रात जब आग लगी थी, या फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर थे, सभी लोगों के स्टेटमेंट ये टीम रिकॉर्ड कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर उस रात में क्या कुछ हुआ था, कितने नोट वहां जले हुए पाए गए थे और कितनी बड़ी संख्या में नोट थे, नोट का सोर्स क्या है, उसको लेकर भी जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास और उनके करीबियों पर रेड इस वक्त चल रही है। महादेव बेटिंग ऐप केस में 60 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली में सीबीआई इस वक्त रेड कर रही है। कुछ पुलिस अधिकारियों के घर पर भी सीबीआई की रेड हुई है। सीबीआई की कार्रवाई भूपेश बघेल के आवास में रायपुर में चल रही है और इसके साथ साथ दुर्ग में और कई सारे ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। और एक भूपेश बघेल से करीबी जो अधिकारी उनकी सरकार में रहे उनके आवास पर भी कार्रवाई चल रही है। और इसके विरोध में कांग्रेस के जो नेता हैं रायपुर के आवास में धरने पर बैठ गए हैं। और ये भूपेश बघेल का आवास है जहाँ पर सीबीआई की टीम अंदर पहुँची हुई है। सुबह से लगातार यहाँ पर गहमा गहमी है और जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार उनके समर्थन में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और बीच बीच में कांग्रेस के नेता केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सीबीआई के जो अधिकारी थे वो अंदर जा रहे थे, उनके साथ थोड़ा झूमा झटकी जैसी भी स्थिति बनी, क्योंकि वो कुछ दस्तावेज लेकर जा रहे थे, उनके साथ बैग था। तो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आप लोग धरने पर यहाँ पे बैठ गए हैं,
और कुछ देर पहले सीबीआई के कुछ अधिकारी अंदर जा रहे थे, आप उनका विरोध कर रहे थे, क्या था? हम सीबीआई के अधिकारी का विरोध नहीं कर रहे थे। हम उनसे कहा कि आप बैग में क्या लेकर जा रहे हैं, मीडिया को बता दीजिए, क्योंकि सीबीआई अंदर जांच कर रही है। अचानक कोई व्यक्ति आता है जिसके हाथ में 3 बैग रहता है, जो ऐसा लगता है उस बैग में कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं, ऐसा लगता है उसमें कुछ ऐसी दस्तावेज कुटरचना की गई, जैसे भूपेश बघेल की छवि धूमिल। हमने कहा कि मीडिया को आप दिखा दीजिए, हमने विरोध नहीं किया। उसके बाद आप जाइए, क्योंकि आपका काम है, आप करिए, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे नेताओं का जो खिलाफ छवि धूमिल का प्रयास इनके द्वारा हम उसका विरोध किया है। और सीबीआई के अधिकारियों को बैग दिखाना चाहिए था, लेकिन वो डर गए। इससे समझ में आता है कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के खिलाफ। कांग्रेस हमेशा से ये बोलती रही है कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। आपका क्या मानना है कि जो बैग लेके गए उसमें क्या हो सकता है, किस तरीके का संदेह आप लोग व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, बैग की जांच इन लोगों ने कराई नहीं, और ये लोग बाहर से पता नहीं कौन से दस्तावेज ला रहे हैं, अंदर कौन से दस्तावेज प्लांट कर रहे हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई है, ये कई सारे संदेहों को जन्म देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ का प्रवास है, और उनके लच्छेदार भाषण की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए ये छापे पड़ी है। ऐसा लगता है जिस महादेव सट्टा ऐप की बात ये लोग कर रहे हैं और जिसको लेकर के ये लोग छापेमारी की बात कर रहे हैं, उससे तो केंद्र की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो टैक्स वसूली करने का काम करती है। गूगल प्ले स्टोर से उसको हमने, जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो हमने प्रयास करके उसको गूगल प्ले स्टोर से हटाने का काम किया था। महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ लगातार हमारी सरकार में कार्रवाइयाँ होती रहीं, और उसके बाद में विदेशों से वो बैठ करके वो लोग इस सट्टा ऐप को चला रहे हैं। और एक जो प्रवचन करता है, जो कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, वो जा करके वहाँ पर प्रवचन सुनाने का काम करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनका प्रवचन सुनते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। विपक्ष के नेताओं को लगातार बैकफुट में डालने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, भूपेश बघेल जी का कद जिस तरीके से पूरे देश में बड़ा हो रहा है, उसे छोटा करने के लिए इस तरीके की छापेमारी करने का कुत्सित प्रयास जो है केंद्र की सरकार कर रही है। इससे पहले भी 8 साल पहले भूपेश बघेल जी को ऐसे ही एक फैब्रिकेटेड मामले में फंसाने का प्रयास किया गया था, उससे वो बाइज्जत बरी होकर के बाहर निकले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें मुंह की खाने के बाद सीबीआई जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर मौजूद हैं, उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। ये तस्वीरें जो हैं भिलाई निवास की हैं। भिलाई निवास पर भूपेश बघेल के समर्थकों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया। इसके अलावा आप सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे तो नज़र आएगा कि 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भिलाई 3 निवास की गई है। सीआरपीएफ के जवान हैं, इसके अलावा लोकल पुलिस है, और इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर हैं। भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई की टीम पहुँचने के बाद से उनके समर्थकों का भी पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपने भूपेश बघेल के निवास के सामने बड़ी संख्या में जो है उनके समर्थक अब पहुँचने लगे हैं। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जब ईडी की टीम भी इस निवास पर पहुंची थी, उस दरमियान भी बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के समर्थक जो हैं यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद दिन भर चर्चाओं का दौर था। अब नज़र आ रही होगी कि फिर से जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हलचल जो है भूपेश बघेल के निवास के बाहर वो भी जारी है। देखेंगे कि अलग अलग जो टीमें हैं वो निवास के अंदर गई हैं, जांच की जा रही है। बता दूं कि सिर्फ भूपेश बघेल ही नहीं, भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, इसके अलावा पुलिस अधिकारी, कई सारे पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, जिसमें दुर्ग में एसपी रहे अभिषेक पल्लव, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, इसके अलावा रायपुर एसपी रहे प्रशांत अग्रवाल, जिनकी कुछ समय तक दुर्ग में भी पोस्टिंग रही, और इसके अलावा आनंद छाबड़ा जो आईजी रैंक के अधिकारी रहे हैं, इसके अलावा अभिषेक महेश्वरी जो एडिशनल एसपी हैं रहे रैंक के अधिकारी हैं, संजय ध्रुव उनके यहाँ भी टीम पहुंची है जो भी एडिशनल रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके राजनीतिक सलाहकार और बेहद करीबी माने जाने वाले विनोद वर्मा, और उनके ओएसडी मनीष बंछौर, ओएसडी आशीष वर्मा समेत तमाम ऐसे लोग हैं, और पुलिस के कुछ आरक्षक भी हैं जिनके यहाँ सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है, जांच के लिए पहुंची है, और लगातार जो है वो जांच प्रक्रिया जारी है। भूपेश बघेल के निवास पर अब हलचल तेज होने लगी है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचने भी लगे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी साथ में हैं। अरुण बोरा जो पूर्व विधायक रहे हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे जानते हैं सर क्या लग रहा है लगातार इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई? देखिए, लगातार केंद्रीय एजेंसियों की इस कार्रवाई से
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरा राजनीतिक प्रेरित है और जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही है, चाहे ईडी की बात हो या सीबीआई की बात हो या अन्य कोई एजेंसियां हो, यह दुर्भाग्यवश की जा रही है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि कांग्रेस हमेशा साफ़ सुथरी पार्टी रही है, कांग्रेस के नेता साफ़ सुथरे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी एजेंसियां लगा ले, सांझ को आँच आने वाली नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है कि कांग्रेस को भयभीत करे। बिल्कुल, तो ये नेताओं का अपना तर्क, ये जो लोग समर्थक पहुंच रहे हैं कि ये कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण की जा रही हैं। हालांकि जांच में क्या मिलता है सीबीआई को और उसके बाद आगे का एक्शन क्या होगा, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दुर्ग से सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। चलिए आगे बात करते हैं। बीते दिनों रेप के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। हाईकोर्ट ने रेप की व्याख्या करते हुए जो कहा था उसको लेकर सब हैरान थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इन टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा है ये बेहद गंभीर मामला है जिसमें जज की पूरी संवेदनहीनता दिखती है। हम इतनी जल्दी रोक नहीं लगाते, लेकिन इसमें अमानवीयता दिखती है। हमें जज के खिलाफ ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल करने का अफसोस है, जबकि ये फैसला तात्कालिक आवेग से नहीं, ठंडे दिमाग से लिखा गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये मामला देखें और जरूरी कदम उठाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा है। अब इस रोक का मतलब यह है कि अब ऐसे किसी मामले में कोई आरोपी इन टिप्पणियों का हवाला देकर राहत नहीं ले सकता। अटेम्प्ट टू रेप की धाराएं लगी थी, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाटर डाउन करके, विटल डाउन करके सेक्शन 9-10 ऑफ पॉक्सो लगाया है, जो कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये आज ये सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि इस तरह की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के काफी रैमिफिकेशंस हैं, बिकॉज इंटरप्रिटेशन बहुत ही नैरो हो गई है ऐसे केसेस में, ऐसे इंसिडेंट्स में वेयर इट इज एविडेंट दैट द माइनर गर्ल, जो लड़की है, उसको खींच के एक कोने में ले जाया जा रहा है, उसके ब्रेस्ट को प्रेस करा जा रहा है, उसके लोअर गारमेंट का नाड़ा तोड़ा जा रहा है, और फिर भी उसको अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव ऑब्जर्वेशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी इशू कर दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है नोटिस। ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा। संवेदनहीनता की बात इसमें कही गई। इसमें लगातार ये कहा गया कि इसका, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, तो उस फैसले में जिस तरह की बातें कही गई हैं उसका हवाला लेकर कई और लोग राहत की इससे उम्मीद कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से लगातार कई ऐसे जो कानून के जानकार हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अब हस्तक्षेप करते हुए इस जज के ने जो फैसला दिया है उस मामले में जो उन्होंने टिप्पणी की है इस फैसले में, उस पर रोक लगा दी है। कमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस का दूसरा समन भेजा गया है। मुंबई पुलिस एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि कुणाल कामरा आकर अपनी बात, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। विवादित बयान के मामले में उन्हें फिर से बुलाया गया है। पूछताछ के लिए पेश होने का समन है ये। कुणाल कामरा ने 1 हफ्ते का समय मांगा था। कुणाल कामरा के खिलाफ अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। बीएनएस की धारा 353 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। कुणाल कामरा ने इसके जवाब में ये भी कहा था कि उनको खतरा है, उनके धमकियां दी जा रही हैं और इस वजह से वो 1 हफ्ते का समय चाहते हैं पुलिस के सामने प्रस्तुत होने में। लेकिन अब एक और ये समन भेजकर पुलिस ने अपने तेवर सख्त कर दिए। वहीं कुणाल कामरा विवाद पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि देश को तोड़ने और विभाजन को बढ़ाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरे में,
संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना। मेरे सहयोगी पारस दामा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, कुणाल कामरा को पूरे मामले पर एक तरफ जो राजनीति है वो अलग, लेकिन पुलिस का भी हस्तक्षेप जो है, पुलिस की जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हीट जो है वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुणाल कामरा के लिए ये मामला बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ा कर रहा है, क्योंकि जब से उन्होंने वो विवादित वीडियो जहां पर वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहना गा रहे हैं, उन्होंने सोशल में पोस्ट किया, उस शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी जहां पर उन्होंने शो किया था। उसके बाद कुणाल कामरा पर अब तक पिछले 2 दिनों में 3 एफआईआर फाइल हो चुकी हैं, जिनमें से एक एफआईआर MIDC जो मुंबई में फाइल की गई थी उसको ट्रांसफर करके खार पुलिस स्टेशन दे दिया गया। उसके बाद दूसरी एफआईआर डोंबिवली फाइल की गई थी, जो कि मुंबई का ही एक सटा हुआ शहर है। वहीं तीसरी जो एफआईआर है वो नासिक के में फाइल की है, मनमाड़ में फाइल की गई थी। तो 3 एफआईआर है वो पुलिस ने अनुसंधान भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। जब परसों दिन एक सामान उनको पहला भेजा गया था, तब उन्होंने खार पुलिस के अधिकारियों के साथ बात करके कहा था कि वकील हैं वो भी खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था। उनको दूसरा समन भेजा है। जी पारस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर छोटा सा एक, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं